गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज शाम तक की खास हेडलाइंस। जम्मू में योगा दिवस की तैयारियां, कई जगह होगा योग दिवस पर योगा। उमर ने कहा, नहीं देंगे पंजाब को पानी। पानी को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब की सियासत गर्मा सकती है। रिजर्वेशन पॉलिसी पर चीफ मिनिस्टर का महबूबा और सज्जाद लोन पर वार। ईरान से कश्मीर लौटे छात्रों के घर खुशी। आखिर क्यों जाते हैं कश्मीरी छात्र मिडिल ईस्ट में पढ़ने। जम्मू में भी राबिता, क्या लोगों से होगा अब सरकार का सीधा राब्ता। तो ये थी आज शाम तक की हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। कल इंटरनेशनल योगा डे है, यानी कि योग दिवस, जिसे 21 जून को हर साल पिछले 11 सालों से मनाया जा रहा है। और कल हम 11th इंटरनेशनल योगा डे मनाएंगे और इस दिन सुबह उठकर योग भी करेंगे, अपनी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे। मगर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का क्या पूरा हो पा रहा है। प्रधानमंत्री ने तो अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था, जिसे भारत के अलावा कई देशों ने भी अडॉप्ट कर लिया और वहां पर भी लोग योग करने लगे। केवल दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी तंदुरुस्ती के लिए, अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए। और सिर्फ भारतीय ही नहीं, कई विदेशी समाज भी योगा से बदल रहे हैं। उनकी आयु लंबी हो रही है, उनका सेहत दुरुस्त हो रही है, उनके समाज में बदलाव देखा जा रहा है। मगर क्या भारत में आज भी लोग योगा कर रहे हैं, या फिर केवल 21 जून सुबह उठ के इंटरनेशनल योगा डे की सेल्फी अपलोड करना ही मात्र लक्ष्य है। एक गैर सरकारी अनुमान के मुताबिक भारत में 60 से 70% लोग केवल कुछ समय ही योगा करते हैं, यानी कि या तो योगा शिविरों में जाकर या फिर जब इंटरनेशनल योगा डे आता है तभी। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी योगा बहुत बड़े स्तर पर इंटरनेशनल योगा डे वाले दिन मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में इस बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के साथ उधमपुर में योग करेंगे। वहीं 2024 में जब हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद श्रीनगर पहुंचकर योगा करते हुए नजर आए थे। इन 10-11 सालों में जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारी जगह योग शुरू हुआ है, योग शिविर आयोजित किए जाते हैं। मगर कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो हर रोज योगा करते हैं। हालांकि पहले से ही आंकड़े बड़े हैं। एक अनुमान के मुताबिक साल 2014 से पहले केवल 10 से 15% लोग हर रोज योगा करते थे और लगातार कुछ सालों से योगा करते आ रहे थे। 2014 के बाद ये प्रतिशत बढ़ के 30 से 35% तक पहुंच चुका है। मगर आज भी 60 से 70% लोग योगा की तरफ नहीं जा रहे, या फिर रूटीन में योगा को नहीं अपना रहे। आखिर कारण क्या है? क्या हम सोशल मीडिया में दिखावे के लिए ही केवल योगा करते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वाले दिन केवल योगा वाली टी शर्ट पहनकर योगा की सेल्फी लेते हैं? हालांकि सेना, पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ या बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस में योगा पहले से बहुत ज्यादा बड़ा है। सुबह की एक्सरसाइज के बाद योगा भी एक रूटीन का एक्सरसाइज बन चुका है। मगर आज भी हम जो आम समाज है भारत का, इससे ज्यादा लोग विदेशों में योगा करते हुए नजर आते हैं। मगर शहरों में लोग जिम की तरफ, सैर की तरफ जाना पहले से शुरू हुए हैं, मगर आज भी उस लेवल पर योगा को नहीं अडॉप्ट कर पा रहे जिस लेवल पर करना चाहिए। हालांकि अगर रूटीन में योगा किया जाए तो बहुत सारी बीमारियां या तो आपको होंगी ही नहीं, या योगा करने से ठीक हो जाएंगी। योगा के साथ साथ मेडिटेशन को भी अपनाना बहुत जरूरी है। और जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया जाता है या शिविरों में बताया जाता है, उसमें 50% तक मेडिटेशन ही बताए जाते हैं। यानी कि योगा के आसनों के साथ साथ मेडिटेशन, ध्यान लगाने के आसन भी सिखाए जाते हैं। मगर आज भी हम
केवल इसे सेल्फी अपॉर्चुनिटी ना बनाएं और बल्कि 21 जून को तो योगा करें और 21 जून को ये प्रण भी करें कि साल का सबसे गर्म और सबसे बड़ा दिन होने के साथ साथ अगर हम इस दिन योग करके अपने शरीर से पसीने के रूप में गंद बाहर निकाल के शरीर को स्फूर्ति की ओर लेकर जा रहे हैं, तो हम नई ऊर्जा भरते हुए इस योगा को अपने दिनचर्या में रोज ऐड करें और कम से कम हेल्थ का डोज आधा घंटा रोज इस प्रण को अपनाकर योगा को अपने दिनचर्या में शामिल करें और स्वस्थ रहें। तो मुझे उम्मीद है कि इस 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोग कम से कम योगा को केवल एक दिन की सेल्फी अपॉर्चुनिटी नहीं बनाएंगे, बल्कि आगे भी इसको अपने शरीर में रूटीन के साथ अपनाकर अपने दिनचर्या में शामिल कर कर अपने जीवन का एक बहुमूल्य हिस्सा बनाएंगे। तो योग से सब कुछ पॉसिबल है, इसीलिए योगा से ही होगा, मगर योगा करना बहुत जरूरी है, केवल दिखाना नहीं। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं तो खबर है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम पंजाब को अपना पानी नहीं देंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू में थे, पत्रकारों से बात कर रहे थे और एक पत्रकार ने जब सवाल पूछा कि केंद्र सरकार का कहना है कि सिंधु जल संधि में जो पाकिस्तान का पानी रोका गया है उस पानी को अब 130 किलोमीटर लंबी नहर बनाकर पंजाब को दिया जाएगा, तो मुख्यमंत्री एकदम से आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि हम पंजाब को अपना पानी नहीं देंगे। जब हमें जरूरत थी पंजाब ने हमें अपना पानी नहीं दिया था और सिंधु जल संधि के तहत पहले ही पंजाब के पास 3 नहरें हैं। और बड़ी बात यह है कि जम्मू में सूखा पड़ा है, यहां पानी की जरूरत है, इसलिए हम अपना पानी अपने जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री का यह बयान सही भी है क्योंकि पंजाब के साथ बहुत लंबे समय से जम्मू कश्मीर का पानी को लेकर मतभेद चलता आ रहा है। क्या रंजीत सागर डैम हो या कंडी डैम की जल परियोजना, लगातार पिछली सरकारें भी उलझती रही हैं। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जब 2009 से 2014 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी पंजाब सरकार से जल संधि को लेकर बातचीत हुई थी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो अगली खबर भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से जुड़ी हुई है। खबर है रिजर्वेशन पॉलिसी की। पत्रकारों से ही बातचीत करते हुए जब बात रिजर्वेशन पॉलिसी की आई तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं और मेरी सरकार पूरी तरह से रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर ईमानदार है और अगर हम ईमानदार नहीं होते तो हम इसमें 6 महीने और भी लगा सकते थे, मगर हमने तुरंत सब कैबिनेट कमेटी की रिपोर्ट लॉ विभाग को भेज दी है और अब लॉ डिपार्टमेंट फैसला करेगा कि उसका क्या रुख होगा। वहीं दूसरी ओर महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन जो दोनों ऑपोजिशन लीडर हैं उस पर उमर अब्दुल्ला जमकर बरसे। उन्होंने महबूबा और सज्जाद पर हमला करते हुए कहा कि जब वो लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे उस समय उन्हें ये रिजर्वेशन पॉलिसी की याद क्यों नहीं आई। क्या समय समय पर रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए बयान बदलने वाले ये नेता ये साफ करेंगे कि आखिर रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर वो सोचते क्या हैं। और बड़ी बात यह है कि जब चुनाव आते हैं तो इनका रुख कुछ और होता है और जब अब ये ऑपोजिशन में है तो ये रुख बदल रहे हैं। इसके ऊपर अब ये दोनों ऑपोजिशन लीडर कैसे बयानबाजी करेंगे वो देखना बहुत अहम होगा, मगर उमर ने एक चीज साफ कर दी कि वो अपनी तरफ से रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर पूरी तरह से ईमानदार है। अगली खबर की बात करें तो ईरान से कश्मीर लौटे छात्रों के घर में खुशी है। करीबन 90 छात्र छात्राएं ईरान से वापस लौटकर कश्मीर पहुंच चुके हैं। हालांकि ईरान से जिस तरह से वो निकले थे उसके बाद उन्हें दिल्ली आकर बसों को लेकर हंगामा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये भारत सरकार ही है जिन्होंने उन्हें सुकुशल सुरक्षित ईरान से वापस निकाला। फिर जब आप घर पहुंच जाते हैं तो बस कोई भी मिले, आपको सबसे पहले सुरक्षा की बात है जो आपको मिल चुकी है। अब बड़ी बात इसमें एक सवाल उठता है कि आखिर जाते ही क्यों हैं कश्मीरी स्टूडेंट्स इन मुस्लिम कंट्रीज में पढ़ने के लिए। हालांकि नॉर्मली हम कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, मगर इस्लामिक कंट्रीज बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान, यहाँ पर कई सारे भारतीय छात्र जिसमें सबसे अधिक कश्मीरी छात्र हैं ये पढ़ने के लिए जाते हैं, एमबीबीएस करने, इंजीनियरिंग करने और रिलीजियस स्टडीज करने। आखिर क्या भारत में इतनी सारी प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं कि अगर यहाँ भी चाहें किसी भी कोने में जाकर आप यहाँ पर एमबीबीएस की या इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर सकते हैं और उन देशों या उन यूनिवर्सिटीज से कई बेहतर तौर पर। तो फिर आखिर क्यों कश्मीरी स्टूडेंट्स हमेशा यूक्रेन, ईरान,
अरब कंट्रीज या फिर मिडिल ईस्ट में जाना पसंद करते हैं। हालांकि इसके ऊपर एक सर्वे के मुताबिक बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स की प्रायोरिटीज हमेशा से इस्लामिक कंट्रीज में जाकर ही एमबीबीएस या फिर बाकी पढ़ाई करने की होती है और उनके पेरेंट्स भी इसी को चुनते हैं। तो आखिर क्या कारण है कि उस ओर जाते हैं और उस ओर जब कोई समस्या होती है फिर देश की सरकार को बीच बचाव करके अपने छात्रों को वापस लाना पड़ता है। मगर इस पर एक बार कश्मीरी छात्रों को सोचना होगा कि क्या वाकई में उन्हें उन देशों में पढ़ाई ज्यादा अच्छी मिल रही है जो भारत में नहीं मिल सकती। हालांकि नॉर्मली हम कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, मगर इस्लामिक कंट्रीज बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान, यहाँ पर कई सारे भारतीय छात्र जिसमें सबसे अधिक कश्मीरी छात्र हैं, ये पढ़ने के लिए जाते हैं, एमबीबीएस करने, इंजीनियरिंग करने और रिलीजियस स्टडीज करने। आखिर क्या भारत में इतनी सारी प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं कि अगर यहाँ भी चाहें किसी भी कोने में जाकर आप यहाँ पर एमबीबीएस की या इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर सकते हैं और उन देशों या उन यूनिवर्सिटीज से कई बेहतर तौर पर। तो फिर आखिर क्यों कश्मीरी स्टूडेंट्स हमेशा यूक्रेन, ईरान, अरब कंट्रीज या फिर मिडिल ईस्ट में जाना पसंद करते हैं? हालांकि इसके ऊपर एक सर्वे के मुताबिक बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स की प्रायोरिटीज हमेशा से इस्लामिक कंट्रीज में जाकर ही एमबीबीएस या फिर बाकी पढ़ाई करने की होती है और उनके पेरेंट्स भी इसी को चुनते हैं। तो आखिर क्या कारण है कि उस ओर जाते हैं और उस ओर जब कोई समस्या होती है फिर देश की सरकार को बीच बचाव करके अपने छात्रों को वापस लाना पड़ता है। मगर इस पर एक बार कश्मीरी छात्रों को सोचना होगा कि क्या वाकई में उन्हें उन देशों में पढ़ाई ज्यादा अच्छी मिल रही है जो भारत में नहीं मिल सकती, या फिर केवल ये एक धारणा बन चुकी है जिसको लेकर कश्मीरी छात्र छात्राएं मिडिल ईस्ट की इन कंट्रीज में जाते हैं। अगली और आखिरी खबर है कि जम्मू में भी अब होगा राबिता। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज राबिता सेंटर का जम्मू में उद्घाटन किया। बड़ी बात यह है कि कश्मीर में वो सरकार बनाते ही एक राबिता सेंटर खोल चुके थे जहां पर सरकार लोगों के साथ सीधा राब्ता करेगी। तो क्या जम्मू में देर आए दुरुस्त आए एक राबिता सेंटर तो खुला है, तो क्या सरकार लगातार लोगों से मिलेगी? क्या लोगों को सरकार के साथ सीधे मिलने का मौका मिलेगा? जो एक बीच में गैप था वो हटेगा? और क्या वाकई में आम जनता के, आम लोगों के काम सरकार के थ्रू इसमें से जल्दी हो जाएंगे? जो बीच में एक थिन लाइन ब्यूरोक्रेसी की, अफसरशाही की होती है, क्या वो हट पाएगी? अब इस पे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बहुत गंभीरता से सोचना होगा और खुद इसका निरीक्षण करना होगा, क्योंकि उन्होंने इनॉग्रेट तो कर दिया है, लोग भी आना शुरू हो जाएंगे, मगर बड़ी बात है कि क्या लोगों के मसले हल होंगे या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इसको पूरा ध्यान से देखेंगे भी। तो आज की खबरें यही। आज ना तो कोई थॉट ऑफ द डे है, ना ही कोई आज का ज्ञान। कुछ निजी कारणों से आज मन बहुत परेशान है, जिसलिए आज कोई स्पेशल चीज नहीं, केवल खबरें, क्योंकि ये हमारा फर्ज है आप तक हर खबर पहुंचाना। और ये जीवन भी पत्रकारिता की तरह ही है, जो कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। और वैसा ही हमारा काम है कि हम कभी रुकते नहीं हैं, ना ही कभी खबरें रुकती हैं, ना ही कभी इंफॉर्मेशन रुकती है। वो हम आपके तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा आपके साथ वादा भी है। मगर आज केवल वही खबरें, कोई ज्ञान नहीं। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ के सभी कार्यक्रम देखते रहिए। धन्यवाद।